भौतिक भूगोल में पिछले वीडियो में डेविस का भौगोलिक चक्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, अपरदन चक्र जो उन्होंने बताया है। इसमें हमने देखा था कि डेविस के जो त्रिकुट संरचना, प्रक्रम तथा समय या अवस्था, एक तो इसके बारे में बात की थी। फिर उत्थान और अपरदन। आज अपन इस डायग्राम की सहायता से उनके सिद्धांत को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कैक है जो है वो सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई, इसी तरह से कैग जो है वो टाइम को प्रदर्शित कर रहा है। ए ब से और ये र और द, और इसी तरह से आगे हैं आपके व और ल। एक जो है स्थलखंड का स पे उत्थान खत्म है, वो जो है ऊपरी वक्र, और दूसरा एल सी जो है लोअर कर्व, उससे अपन इसको बता रहे हैं। यूसी जो है धरातली भाग की सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई को दर्शाता है, और ये जो ऊपरी वक्र है यूसी पहाड़ियों के शिखर या जल विभाजकों के शिखर को भी दर्शाता है। एलसी जहाँ आपको दिख रहा है निचला वक्र सागर तल से न्यूनतम उच्चावच या नदियों की घाटियों की तली को दर्शाता है। कैग जैसे अपन ने पहले ही बात की, समय का परिचायक है, समय को दर्शा रहा है। कैख है जो है वो ऊंचाई सागर तल से दर्शा रहा है। इसी तरह से एस ये जो इसमें लिखे हुए हैं सागर तल से अधिकतम निरपेक्ष उच्चावच को दर्शाता है। बैस रेखा प्रारंभिक सापेक्षिक उच्चावच को, उच्चस्थ तथा निम्नस्थ भागों के लंबवत अंतर को सापेक्षिक उच्चावच कहते हैं। ए द ल यहाँ देख रहे हो आप, ए द ल रेखा अपरदन के आधार तल को दर्शाती है। कोई भी नदी आधार तल से नीचे अपनी घाटी को गहरा नहीं कर सकती। ये रेखा अधिकतम सापेक्षिक उच्चावच को दर्शाती है, और स के बाद उत्थान स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप प्रारंभिक अवस्था उत्थान की अवस्था का समापन हो जाता है। अब अपरदन प्रारंभ होता है और संपूर्ण चक्र 3 अवस्थाओं तरुण, प्रौढ़ तथा जीर्ण अवस्था से गुजरता है। आज अपन तरुण अवस्था की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, हमने पहले भी देखा है कि उत्थान की समाप्ति के बाद अपरदन प्रारंभ होता है। तो तरुण अवस्था में स्थलखंड के उत्थान की समाप्ति के बाद अपरदन प्रारंभ होता है। पहाड़ियों के शिखर तथा जल विभाजकों के शिखरी भाग अपरदन से प्रभावित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि प्रारंभ में नदियां जो हैं छोटी तथा दूर दूर होती हैं, और इन जो छोटी सरी नदियां हैं इनमें शीर्षवती अपरदन होता है, यानी उद्गम की ओर, जिस कारण उनकी लंबाई निरंतर बढ़ती जाती है। और ये जो प्रक्रिया है इसको सरिता दीर्घीकरण कहते हैं। अब क्या होगा, तीव्र ढाल एवं तीव्र जलमार्ग ढाल के कारण नदियों का प्रवाह वेग अधिक होता है, जिसके कारण अधिकतम परिवहन क्षमता के कारण नदियाँ बड़े बड़े शिलाखंड के माध्यम से जल गर्तन की प्रक्रिया द्वारा अपनी घाटियों को लंबवत अपरदन द्वारा गहरा करती हैं, और इस प्रक्रिया को घाटी गर्तन
कहते हैं, यानी गहराई में। जल गर्तन में क्या होगा, ड्रिलिंग होती है, उसकी उस तरह से लंबवत अपरदन द्वारा घाटियों को गहरा करती हैं। इन नदियों की घाटियाँ अत्यंत सक्रिय तथा गहरी हो जाती हैं। इनके ढाल खड़े तथा उत्तल होते हैं और घाटी गर्तन के कारण निचला वक्र निरंतर तेजी से घटता जाता है। निचला वक्र कौन सा है, इसमें आप देखिए एल सी में उसका ये भाग, यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये भाग एल सी निरंतर तेजी से घटता जाता है, अर्थात घाटियों की तली गहरी होती जाती है। लेकिन ऊपरी वक्र यूसी जल विभाजकता पहाड़ियों के शिखर तल लगभग स्थिर रहते हैं और इसको जो है ये भाग, इसको अपन बताएंगे सै और रे भाग। डायग्राम में देख पा रहे हो, क्योंकि इनका अपरदन नहीं होता है, इस तरह सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती जाती है तथा तरुणावस्था के अंत में अधिकतम उच्चावच, यहाँ है ये रे, विकसित होता है। ये जो तरुणावस्था है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला है निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि कारण क्या है, पार्श्विक अपरदन नगण्य होता है। इसमें देखिए सै रे भाग डायग्राम में क्षैतिज रेखा एदय, सबसे नीचे जो है एदय के लगभग समानांतर है। दूसरा है घाटी के लगातार लंबवत अपरदन तथा ऊपरी भाग के न्यूनतम अपरदन के कारण सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती है। इसका क्या मतलब है, लगातार घाटी गर्तन से गहरा यानी लंबवत अपरदन, लेकिन ऊपरी भाग के न्यूनतम अपरदन के कारण सापेक्षिक उच्चावच में वृद्धि होती है। घाटियों का आकार वी होता है, जिनके पार्श्व भाग उत्तल ढाल वाले होते हैं। इससे गार्ज तथा कैनियन का निर्माण होता है। नदियों की अनुदैर्घ्य परिच्छेदिका में रैपिड्स तथा वाटरफॉल होते हैं, जो समय के साथ तरुण अवस्था के अंत में समाप्त हो जाते हैं। ये थी तरुण अवस्था। अब आती है दूसरा प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था के स्टार्ट होते ही पार्श्विक अपरदन प्रारंभ हो जाता है। पार्श्विक अपरदन मतलब घाटियाँ चौड़ाई में बढ़ने लगती हैं। इस प्रक्रिया को घाटी का चौड़ा होना कहते हैं। जैसे तरुण अवस्था में हमने देखा था सरिता दीर्घीकरण की, और फिर हमारा लंबवत अपरदन आया जिसे घाटी गर्तन अपन कह रहे थे, वैली डीपनिंग, यहाँ पे घाटी का चौड़ा होना। अधिकांश नदियाँ अपरदन के आधार तल के अनुरूप प्रवणित हो जाती हैं और घाटियों का गहरा होना, यानी जो कि घाटी गर्तन की प्रोसेस थी, वो बहुत कम हो जाती है। पहाड़ियों तथा जल विभाजकों के जो शिखर हैं उनका भी अपरदन प्रारंभ हो जाता है। जबकि तरुण अवस्था में हमने देखा था यूसी ऊपरी भाग जो है उसके न्यूनतम अपरदन था, यहाँ प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊपरी वक्र में गिरावट आने लगती है, यानी निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगते हैं। इस तरह निरपेक्ष एवं सापेक्ष उच्चावच दोनों में कमी आने लगती है। पार्श्विक अपरदन के कारण तरुण अवस्था की जो वी आकार की घाटियाँ थी या गॉर्ज और कैनियन की अपन बात कर रहे थे, तो वो वी आकार की घाटियों का चौड़ी घाटियों में परिवर्तन हो जाता है और ये घाटियाँ कम गहरी तथा सम ढाल या सरल रेखी ढाल वाली होती हैं। और
जैसा कि तरुण अवस्था में तीव्र घाटी गर्तन के कारण जलमार्ग ढाल कम हो जाता है, अतः प्रौढ़ अवस्था में मंद जलमार्ग ढाल के कारण यानी नदियों का प्रवाह वेग कम हो जाने से क्या होगा, उनकी परिवहन क्षमता भी कम हो जाती है, जिसके कारण घाटी गर्तन धीमा पड़ जाता है। लेकिन पार्श्विक अपरदन के कारण घाटियों का चौड़ा जो होना है वो अधिक सक्रिय होता है। तो प्रौढ़ अवस्था में क्या हुआ, घाटियों का चौड़ा होना जो है वो सक्रिय है, घाटी गर्तन है वो कम होता है। फिर आता है जीर्ण अवस्था। इसमें क्या होगा, जैसे ही लंबवत अपरदन यानी घाटी गर्तन का रुक जाता है, स्थगन हो जाता है, जीर्ण अवस्था प्रारंभ हो जाती है। परंतु जो लेटरल इरोजन है तथा घाटियों के चौड़ा होने का कार्य अब भी जारी रहता है। जल विभाजकों के आकार में अध्यक्षीय तथा पार्श्ववर्ती अपरदन के कारण कमी होने लगती है, जिसके कारण ऊपरी वक्र में, ये जो अपन यहाँ बात कर रहे हैं, तेजी से गिरावट आने लगती है और निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है। और इस अवस्था में जलमार्ग ढाल के बहुत ही कम हो जाने के कारण गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिस कारण घाटी गर्तन या आप कह सकते हो लंबवत अपरदन नहीं हो पाता। निरपेक्ष तथा सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम होते हैं। घाटियाँ उथली तथा अत्यधिक चौड़ी हो जाती हैं, जिनका पार्श्व ढाल अवतलन कॉनकेव होता है। इस अवस्था में समस्त स्थलखंड निम्न उच्चावच वाला होता है, जिस पर नदियाँ मियांडर बनाती हुई विस्तृत बाढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। इस समतल मैदान को, लगभग समतल मैदान को डेविस ने पेनी प्लेन का नाम दिया है या समप्राय मैदान। इसकी सतह पर उत्तल अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसे डेविस ने मोनोडनाक कहा है और मोनोडनाक का जो नामकरण किया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर की मोनोडनाक पहाड़ी के नाम पर किया गया है। तो ये था अपना डेविस का जो भौगोलिक चक्र है, ये अपरदन जो साइकिल उन्होंने बताया है, तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था एवं जीर्ण अवस्था। तरुण अवस्था में लंबवत अपरदन और घाटी गर्तन, प्रौढ़ अवस्था में पार्श्विक अपरदन ज़्यादा सक्रिय है और जीर्ण अवस्था में भी घाटियों का चौड़ा होना और आखिर में पेनी प्लेन का जो निर्माण होता है। अब आता है इनके जो भौगोलिक चक्र डेविस का दिया है उसका मूल्यांकन, यानी उसके कुछ जो प्रभावी पक्ष हैं और कुछ उनके कमज़ोर पक्ष हैं, उनके अपन बात करेंगे। डेविस का मॉडल अत्यधिक सरल तथा बहुत ही व्यवहारिक है। दूसरा है, उन्होंने अपने मॉडल को बहुत ही रोचक, सुव्यक्त शैली में प्रस्तुत किया, सशक्त शैली में प्रस्तुत किया। और डेविस का मॉडल व्यापक स्तर पर क्षेत्र अध्ययन से प्राप्त परिणामों पर आधारित है। डेविस के सिद्धांत ने तत्कालीन भूविज्ञान में प्रचलित विकासीय विचारधारा को भरपूर समर्थन दिया। सिद्धांत के कुछ कमज़ोर पक्ष हैं, जैसे आप देखेंगे, पहला है डेविस ने अल्पकालिक त्वरित दर से उत्थान की बात कही, यानी उनकी जो उत्थान की संकल्पना है वो मान्य नहीं है। क्यों? प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार उत्थान की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तथा इसकी जो दर है
वो अत्यंत मंद होती है। दूसरा आप देख रहे हो, उत्थान एवं अप्रदन के बीच संबंधों की संकल्पना जो है वो भी भ्रमित करने वाली है कि अप्रदन जो है वो उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा करेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही उत्थान प्रारंभ होता है अप्रदन भी प्रारंभ हो जाता है। फिर है डेविस के भौगोलिक चक्र की 3 अवस्थाएं, तरुण, प्रौढ़ तथा जीर्णावस्था से गुजरने के बाद समाप्ति के लिए स्थलखंड को लंबे समय तक स्थिर दशा में रहना होगा, लेकिन प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार स्थलखंड की दीर्घकालिक स्थिरता संभव नहीं है। फिर डेविस के मॉडल में समय को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। वास्तव में डेविस का मॉडल समय आधारित मॉडल है। पैंक के अनुसार स्थल रूपों में समय के परिवेश में अनुक्रमिक विकास नहीं होता। इनके अनुसार स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफलन होकर उत्थान एवं अप्रदन की दरों के संबंध पर आधारित है। इस तरह स्थल रूपों के विकास से संबंधित गतिक संतुलन सिद्धांत या अचक्रीय संकल्पना को डेविस के भौगोलिक चक्र के विकल्प के रूप में विद्वानों ने अधिक समर्थन नहीं दिया।